अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ऐसे वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लिया जब पाकिस्तान की अदलिया इंसाफ के बैनुल-अक़वामी मयार पर 139वें नंबर पर है। 57,000 से जायद केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं। सुप्रीम कोर्ट तकसीम का इस कदर शिकार है कि बेंच बनते ही ये मालूम हो जाता है कि फैसला क्या आएगा। मुल्क में आईनी बहरान है कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन ना हो सके, जबकि अब आम इंतखाबात भी आइन के मुताबिक 90 दिनों में होते दिखाई नहीं देते। मुल्क में 13 जज मेरा जज की बहस और तकरार उरूज पर है, जबकि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के केसेस चलने की समाअत भी सुप्रीम कोर्ट में जारी है। सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल, जो कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक है, का अहम फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने ओहदे का हल्फ लेते ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल की समाअत रखी और 15 रुकनी फुल कोर्ट ने केस की समाअत शुरू की। आज होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस का जोर सिर्फ इस बात पर था कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक आइन साजी कर सकती है या नहीं, और दूसरा ये कि मौजूदा कानून साजी से क्या किसी शख्स की हक तलफी हुई या नहीं, और सबसे बढ़कर ये कि आइन का कौन सा सेक्शन आइन की शिक से मुतसादिम है। आज की समाअत पाकिस्तानी अदलिया की तारीख में पहली बार बराह रास्त दिखाई गई और इसकी मंजूरी अदालत के फुल कोर्ट इजलास में दी गई। ये एक अच्छी रिवायत है कि नहायत आम नवैयत के केस की समाअत पाकिस्तान के अवाम ने बराह रास्त देखी, मगर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के लिए ज्यादा अहम और बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इत्तेहाद पैदा करना और मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी कायम करना है। नवाज शरीफ की वापसी पर सजा की अमलदारी या फिर जमानत मिल जाना भी कोर्ट में एक चैलेंज साबित होगा, और सबसे बढ़कर ये कि आम इंतखाबात का 90 दिनों में इनेकाद का केस अगर सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है तो ये भी अदलिया के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। सवाल यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के मोराल के लिए कितना बेहतर साबित होते हैं और पाकिस्तान के आईनी और सियासी बहरान के खात्मे में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि आज जो ये सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब का आज पहला दिन था और उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल से आगाज़ किया है। ये इससे पहले जो है वो साबिक चीफ जस्टिस साहब भी सुन चुके थे, उन्होंने इसको गैर मौसर करार दिया था और फैसला सादर होने तक उन्होंने इसको होल्ड कर दिया था। अब यहाँ पर एक सवाल यह है कि पार्लियामेंट से जो बिल पास हो गया है या एक्ट की शक्ल जो इख्तियार कर चुका है, क्या आला अदलिया उसे ओवर रूल कर सकती है, और क्या ये जो आज समाअत हुई है इसमें कोई पॉजिटिविटी आपको दिखी है इस हवाले से? नहीं, एक सबकी ख्वाहिश थी कि जी फुल कोर्ट बैठे और फिर ये काजी साहब का एक गालिबन अपना उनका ख्याल था कि वो लाइव जाए, सारी दुनिया देखे हमारी कार्रवाई और ट्रांसपेरेंसी हो जाए। मैंने कहा मैं समझता हूँ कि दोनों में किसी कदर नाकामी हुई है। और एक तो ये है पहली बात कि जज साहिबान बहुत ज्यादा बोलते नजर आए। वकील किसी को कोई आधा घंटा ही कोई तसलसल के साथ बहस करनी नहीं दी, सवाल पे सवाल। अब चीफ जस्टिस ने एक दफा इम्तियाज सिद्दीकी जैसे सीनियर एडवोकेट को कह दिया कि जी हम आप बहस क्यों नहीं शुरू करते तो मैं आपको तौहीन अदालत का नोटिस दूंगा। एक ये भी बड़ी कोई अच्छी रवायत नहीं है। बात पे तौहीन अदालत हमें उससे ही डराते रहते हैं, पर फिर वो बात करने लगे, शुरू करे तो कोई इधर से सवाल आ जाए, फिर जज साहब इधर से आ जाए, फिर दरमियान से सवाल आ जाए, तो उसको तो वकील को तो कोई बहस करने का मौका नहीं मिला। जजेस ने क्वेश्चंस बड़े उठाए हैं और उस पर मैं समझता हूं कि उठाने वाले तो बहुत सारे जजेस थे, तकरीबन सब ने हिस्सा डाला है, अपना
जूनियर मोस्ट जो है मुसरत हलाली साहिबा, उन्होंने भी और अच्छे सवाल सब ने किए। अतर मिनल्ला साहब ने, मंदखेल साहब ने, जितने भी मतलब है, इजाजुल हसन साहब, मुजीब अख्तर साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा। लेकिन जो इसमें मुझे तशनगी रह गई है वो ये है कि इससे बात होती हुई एक मरहला भी आगे नहीं बढ़ी। अच्छा। क्योंकि सवाल ही होते गए। अब ये इस तरह नहीं, इस तरह अदालत नहीं चल सकती, कोई अदालत नहीं। क्योंकि अगर जजेस के बारे में तो ये एक कहावत है, एक असूल है कि जजेस डोंट स्पीक एक्सेप्ट थ्रू देयर जजमेंट। जजेस ने अपने फैसले के वक्त बोलना है। यहाँ जज साहबान इस तरह बोल रहे थे कि अगर मैंने ये सवाल किया तो इस ना किया तो फिर ये गेम दूसरी तरफ उधर जा रही है, और मेरे सवाल ने, बस ये मेरा सवाल है जिसने काया पलट देनी है। काया पलटने वाले सवालात कोई नहीं थे। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, असल मुद्दा जो था वो इस पे आ गया था। असल मुद्दा इस पे आ गया था कि वो कहते हैं, वो आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाएगा सब्जेक्ट टू लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली। यानी जो लॉ, अब लॉ बना सकती है पार्लियामेंट, तो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो पार्लिमानी ग्रोह की तरफ से ये दलील थी कि ये उसके मातहत हैं लॉ के, और लॉ कौन बनाएगा? वो बनाएगी पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना वगैरह भी पार्लियामेंट करेगी, पर उसको 2/3 हिस्से, ये सिंपल मेजॉरिटी से जो पार्लियामेंट बना दे वो लॉ हो गया। अब इसमें ये नहीं देखा, और बड़ा पर्टिनेंटली इसको जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने रेज किया। उन्होंने कहा देखो, लॉ का सिर्फ मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। जहां आइन चाहता है कि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो के जरिए क्या है, वहां वो लिखता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जहां वो कहता है लॉ, इसका मतलब है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ये कुछ और है। और वो क्या है? वो बहुत सारे लॉज हैं जो कि एक्ट के से डिराइव नहीं है। मिसाल के तौर पे एक रवायत बन गई है, और ये आईनी रवायत बन गई है, ये आईनी रवायत बन गई है। इस इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने जब आईनी रिवायात का जिक्र किया तो मुझे ये याद आई, मैं वहां होता, मैं पेश भी करता, पर बहरहाल आईनी रिवायत क्या बन गई? आईनी रिवायत ये है कि जब कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान का 65 साल का होने 65th बर्थडे ही रिटायर, और जो उसके नेक्स्ट है वो उसकी बर्थडे चाहे 23 दिन बाद हो, एंड ही जज फॉर ओनली 23 days एज जवाद ख्वाजाबाद, उसकी तस्वीर लग जाएगी अमंग दी चीफ जस्टिस, और वो चीफ जस्टिस बने। अब ये एक रवायत है जो आइन का दर्जा इख्तियार कर गई। अब किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आप नहीं ये कह सकते कि मंसूर अली शाह विल नॉट बी द चीफ जस्टिस, ही हैज टू बिकम चीफ जस्टिस। अल्लाह जिंदगी दे, सबको तो उनकी बारी आनी है। और अब ये चीज, ये एहसास दिलाया इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने और आयशा मलिक साहबा ने कि ये जोर दे रहे थे दूसरे साइड कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमने बना दिया, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के आगे झुक जाओ, पार्लियामेंट को डिस्टर्ब ना करो, पार्लियामेंट। और ये जो लॉ है, चूंकि हमने बना दिया है, ये लॉ है, और ये सुप्रीम कोर्ट के रूल मैं आपसे एक आखिरी सवाल से लिंक करना चाहूंगी, क्योंकि आप माहिर कानून है, आपको चीज़ों का पता है, और इस तरह की रवैयत के केसेस जो हैं वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जब भी कोई चीज़ आती नहीं तो उसे डिस्कस किया जाता है। क्या ये जब एक्ट हुआ, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था कि उसे उसी वक्त रोक दिया जाता या गैर मौसर करार दे दिया जाता, जबकि वो भी पास इन्हीं उस पर दस्तखत भी नहीं हुए थे, और ये कहना कि दस्तखत हो जाए नहीं हो जाए ये गैर मौसर है? ये देखिए, एक हिस्बा एक्ट हुआ था, वो हिस्बा एक्ट
खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त NWFP थे, वहाँ JUI की हुकूमत में एक बनाया जिसमें विजिलेंटीज होंगे और वो लोगों के घरों में भी जाके पूछ सकेंगे कि तू नमाज पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, रोजा रखा है नहीं रखा। उस पे सारी दुनिया पाकिस्तान में उसके खिलाफ हो गई। वो बिल अभी बना, एक्ट नहीं बना था, गवर्नर ने उस पर कोई नहीं किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को भी रोक दिया और उसको मुअत्तल कर दिया। NRO जो था, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया। 17 जजेस का वो बेंच था। अब ये बदकिस्मती है कि 17 जजेस, 15 जजेस, 14 जजेस के बेंच बना देते हैं और ये फैसला कर देते हैं। अब उस 15 जज इकट्ठे करो तो फिर 14 जज के फैसले को खत्म करोगे। 17 जज कुल हैं, 17 जजेस का फैसला तो आप से खत्म ही नहीं हो सकता। अब ये देखें, ये जो के तरीके हैं, इन पे अमेरिका का भी सुप्रीम कोर्ट है, बरतानिया में भी अब हाउस ऑफ लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट बन गया है, इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट है। वो क्यों नहीं ये लाइव प्रोसीडिंग्स दिखाते? लाइव प्रोसीडिंग्स में आज देखा क्या लोगों ने, एक तो सब बातें अंग्रेजी में हुई, सारी एक चीज अप्रिशिएट करने वाली है यहाँ पर कि आम आदमी की तो एक्सेस इस पर भी नहीं थी, यानी बहुत सारे सहाफियों की एक्सेस नहीं है, तो आम आदमी को तो इन चीजों का पता नहीं था। तो ये एक पॉजिटिव चीज भी है। नहीं, पॉजिटिव है, इसलिए पर ये चलेगा नहीं, इसकी शाइन खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव है मैं कहता हूं, पर ये जजेस ने इससे गुरेज करना है, क्योंकि जजेस के लोगों को भी खुद के पता लग जाता है ना कि जज साहब कौन और किधर खड़ा है। ठीक है, और ये क्या उसकी मतलब है, उसका असल पता लग यानी आप कह रहे हैं कि ये अच्छा है, लेकिन ये ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं शायद हो पाएगा। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैं अपना पैनल नाज़रीन इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें जहांगीर जदून साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है। इनके साथ साथ माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब है और माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। जहांगीर जदून साहब, मुझे बताएं कि आज काजी फाइज ईसा साहब ने हल्फ के बाद अपना पहला जो प्रोसीडिंग है उसको लेकर चले और फुल कोर्ट तश्कील दिया, जो कि एक अरसे से पाकिस्तान में बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी बहुत सारे केसेस पे, लेकिन हो नहीं रहा था। मुझे बताएं कि इसमें उन्होंने जो ये फुल कोर्ट बनाया, पसंदीदा नापसंदीदा को तर्क करके तमाम जजेस को बिठाना साथ, इससे एक वाज़ेह पैगाम जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें, इस पे वाज़ेह पैगाम जाता है और ये बहुत बड़ा इन्होंने इक़दाम उठाया है। ये जो अदालती तारीख में एक पहली नज़ीर है कि जो ही चीफ जस्टिस ने हलफ उठाया है तो पहला बेंच जो उन्होंने बनाया है, फुल कोर्ट बना दी है कि हलफ उठाने के बाद जब आए हैं सुप्रीम कोर्ट में तो पहला काम ये किया है। अब आप देखें, पिछले कई सालों से, 2-4 सालों से फुल कोर्ट नहीं बन रही थी। तो पिछले 2-3 महीनों से बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, पोलिटिकल पार्टीज क्रॉस द बोर्ड लोग कह रहे थे जी फुल कोर्ट बनाएं, इलेक्शन के लिए बनाएं, लेकिन किसी के मतलब इन्होंने बारहा चीफ जस्टिस ने एप्लीकेशन सारी डिसमिस कर दी, ज़बानी तौर पे कोर्ट के अंदर कह दीजिए कि हम नहीं बना सकते फुल कोर्ट। और आज इन्होंने फुल कोर्ट जो है, कल हलफ उठाया, आज फुल कोर्ट बना दी है और सारा बिल्कुल सारे जजों को मौका दिया है सवालात का और बड़े दिल खोल के उन्होंने दिमाग खोल के सवाल किए हैं। हर जितने भी वकला ने आर्गूमेंट किए उन पे, तो इसमें मेरे ख्याल में बड़ा एक अच्छा मैसेज गया है कि फुल कोर्ट अगर चीफ जस्टिस बनाना चाहें तो वो बन सकती है, उसमें कोई मसला नहीं होता और मसला होना भी नहीं चाहिए। कोई इतना पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू हो या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आता है तो फुल कोर्ट बनना चाहिए। लेकिन उसमें एक मसला ये होता है कि ये ज़्यादा मतलब ओकेजनली नहीं बन सकती, क्योंकि बाकी जो केस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है 56,000 केस पेंडेंसी है, वो सफ़र करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये तो बहुत अरसे बाद बनी है, तो अगर महीने में या 2 महीने में एक दफ़ा बन जाती है किसी बहुत इंपॉर्टेंट इशू में, और फुल कोर्ट जब भी बने तो उसका टाइम जो है लाइन होनी चाहिए कि वो 1 दिन या 1 दिन से ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर मसले मसाइल बहुत बढ़ते हैं, बाकी जो पेंडेंसी है वो बहुत सफ़र करती है। तो ये बहुत खुशाइंद बात है, एक लाइव कवरेज और एक फुल कोर्ट। ठीक है, मैं यही सवाल जो है मैं चाहूंगी राजा आमिर अब्बास साहब आपसे भी करूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज को कर लेती हूं कि ये जो हम एक अरसे से देखते आ रहे थे कि जब बेंच तश्कील दिया जाता था तो लोगों को ये मालूम हो जाता था कि ये जो फैसला है ये किस हक में जाएगा, किसके हक में होगा, किसके खिलाफ जाएगा, या किसको इससे प्रॉब्लम होगी, किसे नहीं होगी। तो ये जो आज एक रिवायत कायम की गई है कि बराह रास्त
दिखाया भी गया है प्रोसीडिंग को, जो आर्ग्यूमेंट्स चलते रहे हैं, और इसके साथ साथ एक फुल कोर्ट का बनना। आप समझते हैं कि काजी फायज ईसा साहब का जो टेनोर है, इसमें ये जो इख्तलाफ हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है विद इन जजेस, ये ओवरकम कर लिया जाएगा, हो सकता है? देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि ये ओवरकम हो जाएगा। देखिए, फैसले में इख्तलाफ होना या फैसले में डायसेंट, सही, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, नोट देना। जी जी ठीक। अच्छा आमिर अब्बास साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी ज़ाहिर है कि डिस्टर्ब हो रही है। मैं यही सवाल आरिफ चौधरी साहब आपसे कर लेती हूँ कि आपको लगता है कि इस चीज को ओवरकम कर लिया जाएगा? ओवरकम हो, उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि आज जो जज साहबान बैठे हुए थे वो बिल्कुल अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशन पे बैठे हुए थे। वही तकसीम जो उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हक में 8 और दूसरी तरफ 7 थी, आज भी वही 8 और 7 जो है दूसरी तरफ हमें नजर आए। और जो सवालात बेंच की तरफ से किए गए वो भी उन तमाम जजेस ने जो अपना अपना नुक्ता नजर पहले से रखते हैं उसी लाइन में उन्होंने सवाल किए और उसी अंदाज में उन्होंने ट्रीट किया आगे जो उनके सामने कौंसल पेश हो रहे थे। मिसाल के तौर पर अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बार बार उन्होंने यानी अपने तौर पे कहा, जी मैं इसे बड़ा आप आसान करके बताता हूं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने क्लाइंट को राइट ऑफ अपील नहीं देते और नहीं चाहते कि उसे राइट ऑफ अपील हो। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने भी कहा कि जनाब आप ये हक जो है यानी वो देते हैं, हमें तो ये आप इख्तियार देते हैं कि हम यानी प्रोसीजर जो है और रूल जो है वो उस बना सकते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट को आप हक नहीं देते। यानी मैं हैरान था। और तीसरी चीफ जस्टिस साहब जो है वो बार बार अपना कि जी मुझे नहीं ये इख्तियारात चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप देंगे भी तो नहीं देंगे। मामला इस वक्त ये नहीं है कि इख्तियारात चीफ जस्टिस साहब लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, या उन्हें देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। बात इस वक्त ये है कि ये जो कानून बनाया गया है कि ये क्या वो कानून इस तरह का बन सकता था? क्या आर्टिकल 184(3) जो है उसमें बाकायदा 2/3 मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट किए बगैर आप राइट ऑफ अपील दे सकते हैं? और क्या फिर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी जो अपने रूल्स मेकिंग की है उसको आप इस तरह कर सकते हैं कि जो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स का तस्वर है कि आप लहदा एग्जेक्टिव का अपना एक यानी दायरा कार है, उसका जुडिशरी का अपना एक तरीके का दायरा कार है और इस तरह मुकर्रना का अपना है। तो अब मुकर्रना जो है उन मामलात में यानी भी मुदाखलत शुरू कर दे और फिर उसे ताबे कर दे कि जनाब अपने कि जी आप ये बेंच इस तरह बनाए और इस तरह फैसला। ये जो हुआ है, जो ये प्रोसीजरल बिल हुआ है या एक्ट हुआ है, ये मुदाखलत की गई है बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में या उनके रूल्स में? सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट केसेस चला रही थी उन केसेस को रोकने के लिए ये कानून साजी की गई। और इस तरह की कानून साजी जो है इसे दुनिया के किसी मुल्क में भी, खास तौर पे हमारे यहाँ इंडिया हमारे साथ मौजूद है, वहाँ इसकी इजाजत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जिन केसेस को सुन रही है उन केसेस के बारे में या जिनके बारे में फैसला कर चुकी है उन केसेस के बारे में आप इस तरह की लेजिस्लेशन करें। लेजिस्लेशन आप करने का एक तरीकेकार है और वो ये है कि आपकी पार्लियामेंट मुकम्मल हो और फिर वो ऐसा इशू हो जो मफाद आमा का मामला हो, उससे मुतल्लिक आप लेजिस्लेशन करें और फिर वो जो फंडामेंटल राइट्स का टच स्टोन है उसके ऊपर भी वो पूरा उतरता हो और फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है कि जो बुनियादी ढांचा है आइन का उसके खिलाफ हटके उससे वो भी कानून साजी ना हो। तो इस तरह की कानून साजी तो पसंदीदा कानून साजी होती है। एक पार्लियामेंट जो मुकम्मल नहीं है और एक पार्लियामेंट जिसके यहाँ 2/3 मेजॉरिटी दरकार है और वो 2/3 मेजॉरिटी में ले जाने की बजाय बगैर इस पर डिस्कशन करने के सिर्फ ये ज़हन में रख के कि चूंकि एक बेंच जो है वो इस तरह का फैसला कर रहा है और फैसला भी श्रीहन आइन के मुताबिक कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह की कानून साजी करना इसे पर्सन स्पेसिफिक
और इसे वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने वाली लेजिस्लेशन कहते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद भी सवाल उठाया कि ये कैसे मेरी क्लिप्ड होती है। मैं चाहूंगी कि मैं ये सवाल जो है राजा आमिर अब्बास साहब से भी करूं, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। राजा आमिर अब्बास साहब बताइएगा, ये जो अगर इस पर अमल दरामद ना रोका जाता और ये हो जाता जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल एक्ट है, तो क्या ये बेहतर नहीं था? क्योंकि हमने देखा है कि माजी में, मैं नाम तो स्पेसिफिकली किसी के नहीं लूंगी, लेकिन एक ज़माने में 45-40 से ऊपर भी सू मोटो लिए गए हैं। लेकिन अगर हम इस तरह ही सू मोटोज की लाइन लगा देंगे तो फिर जो असल इश्यूज हैं वो कहीं दब जाते हैं और जो केसेस हैं उनमें कमी तो आ नहीं रही सुप्रीम कोर्ट के। तो क्या ये बेहतर नहीं है अगर इस चीज़ को इस तरीके से लेके चला जाए? देखिए, सो मोटो की जहां तक बात है, ऑलरेडी एक जजमेंट आ चुकी है जो कि सो मोटो के एक केस में सो मोटो 4 वाले में आ चुकी है कि सो मोटो का तरीकाकार क्या होगा। अब उसके बाद अगर फिर भी उसको चेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी इख्तियार है कि वो अपने रूल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात सो मोटो से बढ़ के है, क्योंकि ये जो बिल इस वक्त एक्ट जो सा है, जो चैलेंज है, इसमें 2-3 बड़ी बुनियादी चीजें हैं। एक तो प्रोसीजर की बात है कि जी क्या जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर होगा, क्या वो पार्लियामेंट उसको रेगुलेट कर सकता है? पार्लियामेंट बता सकता है कि जी आपने इतने जजेस बैठाने हैं, 3 बैठाने हैं। कल को कोई अगली पार्लियामेंट आएगी, वो कहेगी कि जी नहीं, सो मोटो के लिए 6 जज बैठने चाहिए। फिर एक अगली पार्लियामेंट आ जाएगी जो कहेगी कि जी हम सिंपल मेजोरिटी से कानून पास कर रहे हैं कि जी सही एक चीफ जज डिसाइड करे। या फिर एक मिनट आ जाती है कि जी जो कहती है कि हर केस को ऊपर सो मोटो लिया जा सकता है। सो दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट शुड डिसाइड। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास अपने भी आइन के अंदर आर्टिकल 191 के तहत इख्तियार हासिल है। लेकिन ये सो मोटो के केस बढ़ के इस केस में 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो इसकी मेंटेनेबिलिटी पे फैसला आना कि जी क्या इसमें जो क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और ऑन द टच स्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो सा है। और नंबर 2, क्या जो पार्लियामेंट है वो अपील का राइट, इसी एक्ट के सब क्लॉज 5 है जिसमें अपील का राइट दे दिया गया है। तो क्या अपील का जो एक राइट है, क्योंकि वो तो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, बेंच बनाना, बेंच में सो मोटो लेना या उसको रिजेक्ट करना, लेकिन अपील का राइट तो एक सब्सटेंटिव राइट है जो कि आइन के आर्टिकल 185 के तहत है। तो क्या जरूरी है, ये अब डिसाइड होना है कि आइन में इसके लिए अमेंडमेंट मस्ट है, क्या बगैर अमेंडमेंट के अपील का राइट दिया जा सकता है? कल को क्या पार्लियामान जो सी है वो एक अपील के बजाय 2 अपीलें भी दे सकती है? तो क्या अपील के राइट देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है, क्या वो जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो? तो अब पूरी सुप्रीम कोर्ट इसमें बैठी हुई है, तो आई थिंक दे वुड गिव डिटेल, इसको सुनेंगे भी और इस पे जो जजमेंट देंगे आफ्टर आर उनकी भी तमाम की जो जूरिस्प्रूडेंस है वो ये देखेगी कि जी क्या अपील का राइट दिया जाता है। मुझे बेंचेस की फॉर्मेशन से ज्यादा इस क्वेश्चन पे है, और फिर वो अपील का राइट देना कि रेट्रोस्पेक्टिवली कि आज तक जितने केसेस डिसाइड हो चुके हैं आर्टिकल 184(3) में, जिसमें मियां नवाज शरीफ का है या दूसरे तीसरे हैं, क्या उनको भी अपील का राइट देना है? तो दीज आर द सब्सटेंटिव क्वेश्चंस ऑफ लॉ। ठीक, और ये बड़ा अच्छा आपने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। अब ये बेंच देखेगा और लेट्स सी क्या फैसला होता है। ठीक है, मैं जहांगीर जदून साहब आपसे इसी पर थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन चाहूंगी। डू यू अग्री विद राजा आमिर अब्बास साहब, और ये भी कि सवाल तो यही है ना कि क्या पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है? नहीं, देखो, पार्लियामेंट जो है, कोई भी अदालत जो है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत हो, चाहे वो लॉ के तहत बनी हो, तो वो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको जो जुरिस्डिक्शन मिलती है वो आइन और कानून से ही मिलती है। अपने आप तो अदालत के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होती। ठीक है, तो वो अदालत को जुरिस्डिक्शन दे सकती है और अदालत, लेकिन ये कि आप इस पे आप बात कर सकते हैं कि ये
कानून के अंदर कोई सुकम रह गया है, कोई अपील के अंदर, या आप इसके अंदर कोई अगर अपील करनी है तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहिए थी, या सिंपल लॉ के जरिए, या बेंच की कंपोजिशन है वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स। उन्होंने आज ही बहस की है कि हम तो पिछले पता नहीं कितने सालों से सुप्रीम कोर्ट का कोई फुल इजलास नहीं हो रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे। कितनी दफ़ा कहा है कि फिर उन जजों ने कहा है कि अगर हमने खुद भी नहीं काम करना तो कोई दूसरी अगर पार्लियामेंट के पास पावर है वो काम करती है तो उसको तो काम करने देना। ये वहाँ पे क्वेश्चन उठा है कि या तो अगर हम खुद बना लेते तो फिर पार्लियामेंट को क्या जरूरत थी इस काम की कि वो करते। इन्होंने कहा आप फुल कोर्ट पहले बैठती थी, आप पूछे ना राय साहब से कितनी दरखास्तें लोगों ने आके दी हैं कि जी आप फुल कोर्ट बैठा दें, कोई नहीं बैठाता। अब यही चीफ जस्टिस की देखे ना, एब्सोल्यूट पावर तो नहीं होनी चाहिए। वो आज दिन तक जो भी अर्जेंट एप्लीकेशन देती है वो कहता है जी डिसमिस जी, बताते ही नहीं है एक्सेप्ट हो गई नहीं हो गई। चीफ जस्टिस के पास देखें जब भी कभी एब्सोल्यूट पावर किसी बंदे के पास भी होगी, अगर कोई पावर रेगुलेटरी होती है, डेलीगेशन होती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है। अब ये इसमें लगा बहस है कि वो डेलीगेट किस तरह होनी चाहिए, रेगुलेट किस तरह होनी चाहिए, रूल्स के जरिए होनी चाहिए, लॉ के जरिए होनी चाहिए। तो इस पे मजीद बहस हो सकती है और बहस हो भी रही है। ठीक है, लेकिन एक बात तो उनकी ठीक है, चीफ जस्टिस साहब खुद कहते हैं कि यार अगर मैं बेंच में अपनी मर्जी शामिल करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी एक केस, अब हमारे कई केस है 20-20 साल से नहीं लग रहे, एक बड़े 2-4 वकील स्टे लेके चले जाते हैं। अब मेरे अपने जाती केस हैं, 2001 का एक केस चल रहा है जिसमें लोग जो है उसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है नवाब आम की जो जदात है उसमें इन्वॉल्व है। अब देखना ये तो नहीं है कि आप एक फाइल पे कोई जस्टिस साहब बैठ जाएं तो वो केस जब भी अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन दे वो कहते हैं जी डिसमिस। तो इस तरह एब्सोल्यूट पावर से लोगों के राइट इफेक्ट होते हैं। अब कोर्ट के देखें ना, कोई रेगुलेशन को या उसको रूल्स को अगर डेलीगेट करता है पब्लिक इंटरेस्ट तो उस पे कोई कदम तो नहीं लगानी चाहिए पार्लियामेंट में। ठीक है, मैं इस पे एक छोटा सा सवाल और कर लेती हूँ आपसे जद्दुन साहब, वो ये है कि अगर जाहिर है कि अभी इसका समाअत दोबारा होगी 3 अक्टूबर को, लेकिन अगर फुल कोर्ट जो भी फैसला देगी वो पता तो चल ही जाएगा हमें, लेकिन अगर पार्लियामेंट की इस कानून साजी को दुरुस्त करार दे दिया जाता है तो जैसे कि राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब का भी केस है, इस तरह से बहुत सारे केसेस हैं, तो क्या उन केसेस पर फिर दोबारा से ये अपील का हक मिल जाएगा? और आप समझते हैं कि अगर ये हो जाता है, इफ ये ज़्यादा कंडीशन साथ अप्लाई की जा रही है, तो फिर वो बहुत सारे केसेस जो हैं उन पे अपील का राइट मिल जाएगा और हो सकता है कि वो उनके सारे फैसले इन्वर्स भी हो जाए? ये देखें ना, ये इसमें यही डिबेट होती है, यही मतलब है। हो सकता है इस कानून के अंदर कुछ सुकम रह गए हो कि आपने अगर राइट ऑफ अपील रेट्रोस्पेक्टिव दिया है तो उसमें आपने कोई डेट नहीं मेंशन की है। जो सही चीज़ें होती है उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए, यानी एफिलेशन। अब इसमें रेट्रोस्पेक्टिव दिया हुआ है लेकिन ये नहीं दिया हुआ कि ये 1980 से होगा, 1973 से होगा, 1990 से होगा। टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ कि कितने साल पीछे से एग्जैक्टली। तो इस पे फिर जजों ने कहा है यार इसमें तो हमारा काम और बहुत बढ़ जाएगा। अगर ये 1973 वाला एक बंदा आ जाता है 1843 वाला तो उसका हम क्या करेंगे? तो इसमें इस कानून पे बहस हो सकती है। हो सकता है जल्दी में बना हुआ, मेरा भी इस पे अपना थोड़ा सा रिजर्वेशन है कि कानून को अगर मुकम्मल तौर पे बहस होती है, इसको एक फुली मतलब लीगल माइंड्स या जो पार्लियामेंटेरियन के माइंड्स इस पे डिबेट ज्यादा होती है तो इससे बेहतर कानून बन सकता था। गुंजाइश तो हर वक्त होती है। अब ये कहना नहीं कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं कानून बनाने का, ये बात मेरे ख्याल में मेरे हिसाब से ना कानून में ना आइन में ठीक है। पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अब उन्होंने खुद ही कहा है कि अगर चीफ जस्टिस की पावर, वो इन्हें पावर कर्टेल नहीं कर रहे, उन्होंने कहा जी उनकी पावर हम जो है वो एक डेलीगेट करके, चीफ जस्टिस साहब खुद एक कहता है चीफ, आज उन्होंने कहा है अगर मेरी पावर डेलीगेट कर रहे हैं मुझे इतराज नहीं है तो आम बंदे को क्या इतराज है। अब फिर ये क्या, अभी इन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस की बात नहीं है तो उन्होंने कहा जी फिर अगर चीफ जस्टिस एक बेंच नहीं बनाता या एक केस पे बैठ जाता, कहता है जी मेरी मर्जी में नहीं लगाता, तो उसका फिर हाल बता दें क्या करेंगे फिर आप? सही है। मैं इसी को जो है वो आरिफ चौधरी साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि जाहिर है कि इस पे भी आप अपना कमेंट दीजिएगा, लेकिन ये जो नैब तरमीम केस है जिसमें जाहिर है कि उमर अताब बंदियाल साहब ने अपने आखिरी दिन में एक स्वीट फैसला, शॉर्ट एंड स्वीट फैसला सुनाया था, तो अगर ये जजमेंट प्रोसीजरल केस के फैसले के बाद अगर इसका कोई पॉजिटिव पहलू निकलता है, यानी इसको कायम रख दिया जाता है कि ठीक है पार्लियामेंट ने ठीक काम किया है, तो इसकी एक तो इस केस की क्या नैब की अहमियत रह जाएगी? क्योंकि मैं इसको लिंक करना चाह रही हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक इख्तलाफी नोट जो है वो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, लिखा था, तो उसमें एक लाइन ये थी कि उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया गया है, जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट जेर इल्तवा है केस की समाअत रोक दी जाए, दूसरी सूरत में केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स में भी मेरा मौक़िफ़ यही था, इसमें भी यही है। तो आप समझते हैं कि ये नैब वाला मामला भी फिर जाहिर है कि ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसके बाद? देखिए, मैं और आप ना अमेरिका में बैठे हैं ना बरतानिया में, हमें बिल्कुल सीधी सीधी बात समझ आनी चाहिए और समझ ये आनी चाहिए कि ये
लोगों के राइट्स का मामला नहीं चल रहा, यहाँ नवाज शरीफ के राइट्स का मामला चल रहा है। और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है उसमें बेसिकली नवाज शरीफ को वो राइट देना है कि जिससे उनका ये जो नाअहलियत है वो ख़त्म हो जाए, और वो लोग अशराफिया जिन्होंने जो लूट के बरी ज़िम्मा हो गए थे उनको फारिग करना है, क्योंकि वो पिछला कानून जो है ये सारी चीज़ें सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रही हैं। वरना मैं आपको एक अर्ज करूं, ये जो फरमाया गया कि जनाब उन्होंने कहा जी हम अपना काम नहीं कर रहे और पार्लियामेंट भी ना करे। अगर पार्लियामेंट आपका काम करती है तो आप मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट ने अपने तौर पर ये क्या काम किया अब तक सारे अरसे में पार्लियामेंट की, सिवाय इसके कि जो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए और आपका मुंह बंद करने के लिए, आपकी ताकत को कर्टेल करने के लिए कि आप फैसले ना कर सके, आप इंसाफ ना कर सके, आप पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन तक का लोगों का राइट जो है वो ना इन्फोर्स कर सके, सारी की सारी स्ट्रगल तो पार्लियामेंट ने इस मामले में की। वो पार्लियामेंट जो हर लिहाज से अधूरी थी, वो पार्लियामेंट जिसके अंदर अपोजिशन का वजूद नहीं था, वो पार्लियामेंट जो मुकम्मल नहीं थी, उस पार्लियामेंट ने जितनी लेजिस्लेशन की वो सिर्फ ये थी। आम आदमी के मामले में तो उनके अपने अरकान सब के सब इस बात पर मुत्तफिक है कि कोई लेजिस्लेशन इस 16 माह के अंदर आम आदमी के लिए नहीं हुई, तो फिर उसके बाद पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह इस इस्तदलाल को मानने के बाद अदालतों को बंद कर देना चाहिए। अदालतों के प्रोसीजर और उसके रूल जो रेगुलेट करने के लिए है वो अदालतें बनाने हैं। अगर फर्ज करो कोई चीज मिस यूज होती है, इसको मान लिया जाए कि जनाब जो चौधरी साहब थे, उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद में साकिब निसार ने बहुत ज्यादा मिस यूज किया ऐसा, तो क्या मिस यूज किसी ताकत का होना या किसी लॉ का होना यानी इसकी जस्टिफिकेशन दे देगा कि उस लॉ को खत्म कर दिया जाए? ये आर्टिकल 184(3) जो है ये बिल्कुल सिनोनिमस है उन आर्टिकल के साथ। इसको हम यूं भी तो ले सकते हैं कि हो सकता है इसको कर्टेल नहीं किया जा रहा, लेकिन इसको मजीद बेहतर किया जा रहा है। खैर इस पे तो जाहिर है कि आप लोग ही अपनी कानूनी राय देंगे। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, फिर ब्रेक से वापस आते हैं और डिस्कशन को मजीद बढ़ाते हैं, क्योंकि इलेक्शन का मामला भी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है सपोज, तो फिर उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट पे एक प्रेशर होगा। और काजी फाजिल साहब ने अपना मनसब संभाल लिया है। नेक्स्ट एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आमिर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो एक और मामला है बड़ा अहम, वो है इलेक्शन कब होने का मामला। ज़ाहिर है कि 90 दिन में हमें आइन का पता है कि कैसे कैसे क्या क्या, लेकिन इस पर अमल दरामद अभी तक तो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आता। मैं थोड़ा सा याद करा देती हूँ कि पंजाब के इलेक्शन में भी एक डेट सामने आई थी और वो भी कोर्ट की जानिब से दी गई थी, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ था। फिर ये बात भी सामने आई थी कि शायद तौहीन अदालत लगा दी जाएगी, लेकिन तसव्वुर ही किया जाता है कि उमर अतास बंदयाल साहब जो है वो कमज़ोर चीफ जस्टिस साबित हुए, वो इस मामले में नहीं लगा सके तौहीन अदालत। तो आज अगर ये मामला आम इंतखाबात का 90 रोज में होने का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो आपको लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज होगा? देखिए ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ये ऑलरेडी फाइल हैं पिटीशंस, और इस पे भी मैं समझता हूं क्योंकि जो लास्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी तो उसकी वजह यही थी कि एक तो कहा जा रहा था कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, और भी बेंचेस की जो कंपोजिशन है उसकी वजह से भी इश्यूज थे। लेकिन अगर लार्जर बेंच या फुल कोर्ट इस पे फैसला देता है, फिर मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा चीफ जस्टिस कमजोर चीफ जस्टिस नहीं होंगे, और अगर वो जो भी फैसला देंगे, जो भी डिसाइड करेंगे, अब उस पे जरूर इम्प्लीमेंटेशन होगी और ये इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जो इनका फैसला हो अगर फुल कोर्ट देता है तो उस पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो सके। अच्छा, और उसमें भी फुल कोर्ट बन जाएगा तो चीजें सहल हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी? आमिर बात साहब देखिए, अगर उसमें रिक्वेस्ट आती है मुख्तलिफ साइड से, तो मैं समझता हूँ इससे वो ज्यादा अहम मामला है, और उसमें फुल कोर्ट बनना चाहिए और फुल कोर्ट से ये डिसीजन लेना चाहिए कि जी, जैसे कि जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस थे वो तो ये कहते रहे कि जी 90 दिन पे तो सब तैयार थे, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज में फंस गए। अब तो वो टेक्निकलिटीज भी नहीं रही, अब तो मामला इनके पास क्लियर है। तो आई थिंक अगर फुल कोर्ट बन जाता है तो ये मसला बड़ा आसानी से डिसाइड हो सकता है। लेकिन एक इशू ये आ रहा है
कि पहले इस केस को डिसाइड होना है। अभी देखिए ना, बड़ी सिंपल सी बात है, ये दो वकला साहबान बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब अपील में कोई केस लगता है तो वही जज दोबारा नहीं सुनता, दूसरे जजेस सुनते हैं। अभी आज जो 184(3) की ये पिटीशन लगी हुई है जिसको 15 जजेस सुन रहे हैं, अगर ये अलाउ हो जाती है या डिसमिस हो जाती है, इसका मतलब वो कानून अपनी जगह बरकरार रहेगा। तो फिर इसकी भी अपील होगी, तो इसकी अपील किन जजेस के पास लगेगी? 15 जज तो सुन चुके हैं, अब बाकी कहां से जज लाएंगे आप इसको सुनने के लिए 16 और जजेस? ठीक है, ये तो एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये पूछे इनसे अगर कोई रास्ता। ये इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं चाहूंगी जहांगीर जदून साहब आप इनका भी जवाब दे दें, और साथ मैं भी एक इजाफी सवाल ये कर लेती हूँ कि मुझे बताएं कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन वाला मामला भी है अदालत में, तो क्या ये इसको भी हल करने में, और ये जो इलेक्शन वाला मामला है इसको भी हल करने में काजी फायज ईसा साहब की अदालत जो है वो ये कर लेगी इस प्रेशर को? क्योंकि प्रेशर तो अलबत्ता है कोर्ट पे। अब नहीं, देखें बिल्कुल ये दो जो आपने मामले गिनवाए हैं, एक इलेक्शन वाला एक मिलिट्री कोर्ट वाला, ये बड़े फंडामेंटल और बड़े पब्लिक इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। और इनमें जिस तरह पहले ये 16 जजेस वाला जवाब दे देंगे। अगर 15 जजेस फैसला करते हैं तो अपील के लिए तो वो जजेस नहीं चाहिए, तो वो जजेस कहाँ से आएंगे? सुन ले बात, ठीक है। वो सर राजा आमिर साहब ने कहा है ना, अगर इन्होंने डिसीजन दिया तो वो अपना इम्प्लीमेंट करा लेंगे। वो इनकी बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने डिसीजन दिया तो वो इम्प्लीमेंट करा लेंगे। तो मैंने तो पहले कह दिया है आपके इसी अभी बात करते करते कि इस लॉ के अंदर सुकून मौजूद है और लॉ जो है वो जल्दी में पास कराया गया है और इस पर डिबेट होनी चाहिए थी, और बड़े लीगल माइंड और अच्छे पार्लियामेंटेरियन के दरमियान ये डिबेट होनी चाहिए थी। इसमें ये बात ठीक है कि अगर आज ये फुल कोर्ट ने जब एक बात करी तो अपील तो आई नहीं है, फिर ये आज ये बात हुई है तो फिर ये सेक्शन जो है ये रिडेंडेंट हो जाएगी। अगर देखें ना, एक बेंच चलो फुल कोर्ट नहीं बनती, 9 मेंबर बेंच बन जाता है, तो उसकी अपील कौन सुनेगा? राय साहब तो फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं 9 मेंबर बेंच की बात करता हूँ। तो 9 मेंबर बेंच एक फैसला करेगा तो उसकी फिर अपील जो है वो कौन सुनेगा? इसके अंदर कानून के अंदर ये भी एक सकून मौजूद है कि जो राइट ऑफ अपील दिया गया है उसके अंदर प्रॉपर उन्होंने ये चीजें कंसिडर नहीं की हैं कि अगर आप 184(3) के अंदर, पहले आपने इसके अंदर ही भी लिख दिया है कि 184(3) कम से कम जो है 5 से ऊपर का बेंच बने, और 5 से ऊपर का बेंच बनता है 9 का बनता है, तो 9 के बेंच की अपील पे कहाँ होगी? इसके अंदर बिल्कुल ये कानून का इस लॉ के अंदर ये जो है वो एक लेखना मौजूद है। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा जदून साहब, मैं आखिरी मिनट चल रहा है तो मैं चाहूंगी कि मैं सवाल कर लूँ आपसे। आरिफ चौधरी साहब मुझे बताएं कि एक और मामला है, कुछ सियासी शख्सियात, मैं परवेज लाई साहब का नाम ले लेती हूँ, कोर्ट अहकामात देते हैं कि उन्हें रिलीज किया जाए और फिर उनको पकड़ लिया जाता है। ऐसे मामला में भी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा जा रहा है, और क्या इसमें काजी फायज ईसा साहब कोई बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं? अगर इन मामलात की तरफ काजी फायज ईसा साहब और उनकी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने देखना होता तो फिर जो जाने वाली हुकूमत और मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त की हुकूमत है वो इतनी खुश ना होती उनके आने पे। और दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज करूं, जो चीज़ आप अब नज़र आ रही है, ये जो आप इसकी बात करते हैं कि जो इलेक्शन के मामले में हुक्म दिया गया था, सबसे पहले तो उसके खिलाफ अपील होगी और उसे वो अगर ये कानून बन जाता है उसके खिलाफ अपील होगी, और वो बेंच में वो लोग बैठे हुए हैं जो अपना नुक्ता नज़र दे चुके हैं कि वो कि ये तो फंडामेंटल राइट्स का मामला नहीं है। पता नहीं फंडामेंटल राइट्स का मामला अब और क्या आएगा, यानी लोगों के राइट ऑफ वोट का मामला भी वो कहते हैं जी फंडामेंटल राइट्स का नहीं है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला नहीं है, इसके लिए आप हाई कोर्ट में जाएं। और अगर वो इसके ऊपर यानी 15 रुकनी बेंच जो है वो बैठ के इसको सेटिसाइड कर देता है उस जजमेंट को, तो बात ही खत्म होगी, फिर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होनी है? अब मामला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हम इस चीज को बरमला कह नहीं सकते और कहने की जरूरत भी नहीं रखते। ठीक है, जाहिर है कि बहुत सारी चीजें। आरिफ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, राजा आमिर अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जहांगीर जदून साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इंटरेस्टिंग डिस्कशन वी हैड, लेकिन जाहिर है कि काजी फायज ईसा साहब ने मनसब संभाला है, प्रेशर तो होता है, होगा, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि आम आदमी के केसेस भी उसी तरह सुने जाएं जैसे किसी प्रोफाइल के सुने जाते हैं। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा। कल फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।